ये कोई एक्शन मूवी नहीं बल्कि नेपाल और तिब्बत के बीच रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग की वो तस्वीरें हैं जहां कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया। यही वो रास्ता है जहां से कैलाश मानसरोवर जाने वाले भारतीय श्रद्धालु तिब्बत में दाखिल होते हैं। कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को अगले दिन तिब्बत की तरफ जाना था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ ऐसा जल प्रलय आया कि पूरा इलाका तबाही में बदल गया। अब ये तस्वीर देखिए, बॉर्डर पर उस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। अचानक सामने से पानी और मलबे का सैलाब आता दिखाई दिया। लोगों को जैसे ही खतरे का एहसास हुआ, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। जो जहां था वहीं से दौड़ पड़ा, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पार्किंग में खड़ी बसें भी देखते ही देखते इस सैलाब में समा गईं। गाड़ियां, सामान और आसपास की चीजें पानी के साथ बहती चली गईं। और जो लोग भागकर बचने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से कई इस सैलाब के बीच फंस गए। अब नेपाल के रसुआ इलाके में भोटेकोशी नदी पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ये तस्वीर देखिए। जिस वक्त बाढ़ का पानी यहाँ पहुंचा, उस वक्त प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे थे। अचानक चीख पुकार मची, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वहां जेसीबी खड़ी थी, गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही पलों में सब कुछ उसकी चपेट में आ गया। पास में मौजूद स्थानीय लोगों ने अपनी आंखों से ये पूरा मंजर देखा। उनके सामने पानी ने जिस तरह तबाही मचाई, उसे देखकर लोग चीखने लगे। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, सिर्फ सामने से आती तबाही को देखते रहने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। नेपाल में इस फ्लैश फ्लड ने कई पुलों को भी तबाह कर दिया। ये रसुआ इलाके का एक पुल है। नदी के दोनों किनारों पर घर बसे हुए थे और इन्हीं इलाकों को जोड़ने के लिए ये पुल बनाया गया था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मजबूत दिखने वाला ये पुल भी तिनके की तरह बहने लगा। स्थानीय लोग अपनी आंखों के सामने मौत और तबाही का ये मंजर देखते रहे और ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेपाल ने हाल के सालों में शायद ही ऐसी तबाही देखी हो। नदी का पानी और उसके साथ आया मलबा एक इमारत तक पहुंचा और कुछ ही देर में पूरी इमारत इसकी चपेट में आ गई। पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि इमारत टूटकर बहती हुई नजर आई। अब ये वीडियो देखिए, नदी के किनारे एक ट्रक गुजर रहा है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन तभी अचानक पीछे से पानी का रौद्र रूप दिखाई देता है। पानी और मलबा तेजी से ट्रक की तरफ बढ़ता है। ऊंचाई पर खड़े लोग ये देखकर चीखने लगते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि अब इस सैलाब को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। हालात बिगड़ने के बाद नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सेना ने इलाके की तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए। इनमें देखा जा सकता है कि बाढ़ की चपेट में आकर कारें पानी में समा गई, कई घर पूरी तरह तबाह हो गए, सड़कें मलबे में बदल गईं और पानी की रफ्तार ऐसी थी कि उसके सामने जो भी आया बहता चला गया। धाड़िंग इलाके में भी हालात बेहद खराब रहे। यहाँ नदी में अचानक ऐसा उफान आया कि नदी किनारे बसे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लहरें घरों तक पहुंच गईं और देखते ही देखते आसपास का इलाका पानी और मलबे में घिर गया। इसके बाद रसुआ में सेना ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर से पहले पूरे इलाके का जायजा लिया गया और इसी दौरान सामने आई ये तस्वीर। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली इस सड़क पर कुछ लोग अपनी कारों से सफर कर रहे थे, लेकिन अचानक आई बाढ़ ने रास्ता ही खत्म कर दिया। कई गाड़ियां पानी और मलबे में फंस गईं। इन कारों की हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त वहां क्या मंजर रहा होगा। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ नदी और बीच में अचानक आया ऐसा सैलाब जिसने लोगों को बचने का वक्त तक नहीं दिया। इन तस्वीरों में नेपाल की तबाही साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इस तबाही के बीच एक चीज सबसे ज्यादा डराने वाली है। ये सैलाब अचानक आया और जब तक लोगों को इसकी भयावता समझ आई, तब तक पानी अपने रास्ते में आने वाले लगभग हर चीज को अपने साथ बहा चुका था। त्रिशूली ने जिस तरह सैलाब फैलाया है, और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, अब यहाँ पर ना सड़क मार्ग आपको मैं अगर बताऊं कि मैं किन रास्तों से आया, पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों से होते हुए, उन पहाड़ों के ऊंचे इलाकों से होते हुए काठमांडू की पूरी वैली पार करते मुझे यहाँ तक पहुंचना पड़ा। आमतौर पर जो 2 घंटे का रास्ता होता है, वो पूरी रात ट्रैवल करते हुए तब मैं नोवाकोट पहुंच पाया हूँ। सड़कें बंद हैं क्योंकि त्रिशूली के सैलाब में सड़कें उसका शिकार हो चुकी हैं। और उसी के साथ साथ वैली देखिए,
14 से 15 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है इवैक्यूएशन रेस्क्यू के लिए, लेकिन ये वैली बार बार पैक हो जा रही है। और ऐसे में जो एयर ऑपरेशन है, सर्च एंड रेस्क्यू, क्योंकि अभी प्राथमिकता है सर्च एंड रेस्क्यू, और इसके साथ जो जीवित लोग हैं, जहां जिनके एसओएस मिले, अगर आपको याद हो नीचे से जैसे त्रिशूल का आवेग बढ़ा, लोग इस तरह के रास्तों से ऊपर भागे, और जो पहाड़ी इलाकों थे, इन सारे इलाकों से वहां पर छुपने की कोशिश कर रहे थे, एसओएस मैसेजेस भेज रहे थे कि हम यहां से जाएंगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसीलिए इन रास्तों से, पहाड़ों से होते हुए हम जल्दी उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां त्रिशूली का वो प्रवाह और वो वेग दिखाई पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल क्या है इस राहत बचाव ऑपरेशन में, कि आप ए सॉटी जो है वो लिमिटेड है, आप उनको विंग क्लिक करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, और वहां पर, और उसी के साथ साथ सड़क मार्ग को फिर से जो शुरू करना है वो अपने आप में बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि ज्यादातर लोग जो वो ना जाएं, लेकिन ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो आगे फंसी हुई थी उस सैलाब के उस पूरे इलाके में, अब वो धीरे धीरे एक एक करके वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरह पैमाने पर हमने तस्वीरें देखी हैं, जिस तरह अब तक वहां जो जानकारी आ रही है, सबसे पहले चीजों को रिस्टोर करना, कनेक्टिविटी रिस्टोर करना, सड़क मार्ग पे करना, दुनिया भर की एजेंसियां जो है मदद पहुंचा रही हैं। भारत की ओर से जब मैं काठमांडू उतरा, मैंने देखा वहां पर एक बड़ा सा एयरफोर्स का विमान पहुंचा हुआ था मदद लेकर के। तो पूरी दुनिया के लोग, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएन की जो बॉडीज हैं, वो भी मदद को लेकर के पहुंच रही हैं। 160 का आंकड़ा तो आज सुबह 9:30 बजे तक आया था। आप समझिए कि राहत बचाव कार्य में अभी प्राथमिकता शायद संभवतः ये गिनना नहीं कि वहां कितने लोग मारे गए हैं। जितने एसओएस मैसेज हैं हर किसी तक पहुंचा जाए। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए सरकार के द्वारा कि जो जहां पर है वहां से उनको निकाला जाए, उनको फटाफट किसी तरह मदद पहुंचाई जाए, खाने रसद की किसी तरह की किल्लत ना हो। ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन है नेपाल में, क्योंकि हम जहां हैं ये बिल्कुल हिमालय का सबसे ऊंचा इलाका है, और एयर रेडियस में ज्यादा ये बर्फ के नीचे दरअसल वो बर्फीली चोटियां हैं, और यही अगर एयर रेडियस में आप जाएंगे तो सिर्फ कुछ मिनटों की सॉटी में आप तिब्बत के प्लेटो पे पहुंच सकते हैं। तो आप समझिए कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र में इतना बड़ा अभियान चलाना अपने आप में जो है कहते बहुत बहुत ही मुश्किल कार्य है। नेपाल में तबाही के बाद मैं आशुतोष मिश्रा इस समय नेपाल में मौजूद हूं, और पहाड़ों के रास्ते से आने, दरअसल सारे रास्ते जो कुछ भी पहुंचते हैं उस नदी की ओर, रुसवा की ओर, वो सारे रास्ते बंद हैं। इन पहाड़ी रास्तों की ओर से होते हुए मैं इस समय नोवाकोट पहुंचा हूं। आपको बता दें कुछ रास्ते जो सबसे ज्यादा, जहां पर सबसे ज्यादा तबाही आई है उसमें नोवाकोट, और उसे के साथ साथ जो नदी का पूरा इलाका है, और साथ में रुसवा, वो जो इलाके हैं वो सबसे मुश्किल हुई थी। तो जैसे ही भगदड़ मची, लोग जो पहाड़ों के रास्ते थे, जो अलग अलग शहरों में थे, जब नदी में सैलाब आया तो क्या क्या उन्होंने, मसलन मैं जहां समझिए कि नोवाकोट का नीचे का इलाका है जहां वो नदी जो है वो बहती है, और उसी के साथ जो लोग थे वो इन रास्तों से, पहाड़ों से होते हुए ऊपर आए, और यहाँ जहां तहां जिसको जगह मिली, कई सारे हमने तस्वीरें देखी जो इन पहाड़ों पर उन्होंने आशियाना ले लिया, यहाँ पर उन्होंने आकर के पनाह ले ली कि यहाँ से वो निकलेंगे, और ऐसी जगहों से उन्होंने मैसेज, एसओएस मैसेज तक भी भेजा कि हम यहाँ से आगे कैसे निकल सकते हैं। तो ये पूरा आप देखिए कि टेरेन है, और ऊपर से मौसम कितना खराब है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों हो, क्योंकि मेरे पीछे अगर आप जो मौसम देखेंगे, ये इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी वायुसेना के लिए, नेपाली आर्मी के लिए, क्योंकि विजिबिलिटी वैली में बहुत ज्यादा घट गई है। और यहाँ से ठीक, मतलब अगर ये मौसम साफ हो तो आपको बिल्कुल जो है वो पहाड़ियां दिखाई पड़ती है जहां से चीन की सरहद नजर आती है, बिल्कुल बर्फीली चोटियां नजर आती हैं। तो ज्यादातर रास्ते बंद है, और ऐसे में अब उन इलाकों तक पहुंचना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती हो गई। तो इन रास्तों से होते हो, और ये बताता है कुल मिला के अब तक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगभग 160 से भी ज्यादा हो चुका है। और ऐसे में जो 400 से ज्यादा लोग लापता हैं, उन जगहों पर पहुंचने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस खराब मौसम में एयर ऑपरेशन करके लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना, वहां से निकालना, उन्हें सुरक्षित जगहों तक ले जाना। लेकिन सड़क मार्ग जब तक नहीं होगा तब तक भारी तादाद में जो रसद पहुंचानी है, कनेक्टिविटी पहुंचानी है, खाना पीना पहुंचाना है, उसमें बाधा लगातार जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।